हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडिंग वेल। तो हम लक्ष्मीकांत की सीरीज़ कर रहे थे जिसमें हम 4 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, यूनियन एंड इस टेरिटरी, और हमने लास्ट वीडियो में फंडामेंटल राइट्स शुरू किया था। सो फंडामेंटल राइट्स का एक पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हम राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 तक कंप्लीट कर चुके हैं। और हम आज की वीडियो में हम रिमेनिंग जो पोर्शन है फंडामेंटल राइट्स का वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आर्टिकल 20। सो आर्टिकल 20 क्या है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ठीक है, ये राइट सिटीजन्स, फॉरेनर और लीगल पर्सन तीनों को मिलता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपको किसी भी क्राइम के चलते आपको अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, या आपने क्राइम किया भी नहीं है, यू आर जस्ट एक्यूज और आपको अरेस्ट कर लिया जाता है, तो उस केस में ऑफकोर्स आपको खुद को प्रोटेक्ट करने का राइट तो है ही। तो इस एक्ट में 3 प्रोविजंस है। ठीक है, अब ये राइट तो सभी के पास होगा, चाहे सिटीजन है, चाहे फॉरेनर है, चाहे कोई लीगल पर्सन है। लीगल पर्सन मतलब कोई कंपनी या कोई और एंटिटी। ठीक है, इसके अंदर 3 प्रोविजंस है। पहला प्रोविजन क्या है? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है, इसका मतलब क्या है? पेनल्टी रेट्रोस्पेक्टिवली। ठीक है, तो मतलब अगर आपने कोई काम मान लो जिस टाइम पे किया है और उस टाइम पे उस काम को पनिश नहीं करता था कोई भी लॉ, अगर आज उस पर लॉ बन चुका है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने पहले वो काम किया है तो आज की डेट में आपको वो पनिश करेंगे। तो जिस टाइम पे आप कोई काम कर रहे हैं उस टाइम पे लॉ होनी चाहिए जो उस काम के लिए पनिश करे आपको। अगर उस टाइम पे लॉ नहीं थी तो आज अगर उस चीज़ पे लॉ बन गई है तो आपको उस पहले वाले किए गए काम के लिए आज की डेट में पनिश नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी पेनल्टी रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं लगाई जा सकती। बट इसकी एक्सेप्शन क्या है कि ये जो लिमिटेशन है ये सिर्फ क्रिमिनल केसेस में लागू होएगी। जो सिविल और टैक्स लॉज है उनमें ये लागू नहीं हो सकती। ये इनमें आप पे पेनल्टी रेट्रोस्पेक्टिवली भी लगाई जा सकती है। ठीक है, नो डबल जियोपार्डी। इसका मतलब क्या है कि आपको एक चीज़ के लिए 2 बार पनिश नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ वो केसेस है जिसमें आपको बिफोर अ कोर्ट और जुडिशियल ट्राइब्यूनल, ठीक है, जहाँ पे आपको एक कोर्ट के सामने पेश किया जाए, उन केसेस की बात है ये। ठीक है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप खुद के अगेंस्ट गवाही नहीं दे सकते। ठीक है, इसीलिए होता है कि जब कोई केस भी लड़ते हैं तो उसके लिए एविडेंस ढूंढते हैं, उस जिस पर जो एक्यूज पर्सन है उसे नहीं पूछते, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पुलिस जबरन उससे उगलवा ले कि हाँ बोलो तुम ही ने किया है। ठीक है, सो इसलिए खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। हालांकि जो भी खुद के फिंगरप्रिंट्स है, जो भी कार्रवाई होती है उस दौरान ऑफ कोर्स यू हैव टू कोऑपरेट विद द पुलिस ऑफिसर्स। ठीक है, वो सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं होता। ठीक है, सो नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन बोथ ओरल एविडेंसेस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। ठीक है, तो वो नहीं कर सकते आप। ठीक है, अब आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, सो 1978 में मेनका गांधी केस आता है। देखो अब 2 चीजें हैं, एक तो है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, और एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, तो इस केस के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि दोनों चीजों में क्या फर्क होता है। ठीक है, सो मेनका गांधी केस आता है 1978 में। सो 1978 से पहले क्या था कि हमको प्रोटेक्शन थी सिर्फ आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन से। ठीक है, मतलब अगर कोई लॉ आपको पनिश कर रही है, ठीक है, लॉ बनी हुई है जो आपको पनिश कर रही है, तो आप पनिश होगे। ठीक है, मतलब आप लॉ को क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, अगर कोई लॉ बनाई गई है, प्रोसीजर जो एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर है उसको फॉलो करके अगर लॉ बना दी गई है तो वो लॉ वैलिड है। ठीक है, ये तो हुआ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब क्या है कि जिस प्रोसीजर, जो लॉ बनाने का प्रोसीजर है, अगर वो सारे प्रोसीजर फॉलो करते हुए लॉ बन चुकी है तो हम लॉ को क्वेश्चन नहीं कर सकते, लॉ की आर्बिट्रेरीनेस को क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन मेनका गांधी केस 1978 के बाद में क्या होता है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम बोथ आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शन, दोनों से हमें प्रोटेक्शन मिलती है। राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है, सो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ आपको समझ आ गया। नाउ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है कि सिर्फ एक लॉ बन चुकी है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड से तो ये काफ़ी नहीं है। क्या वो लॉ सही है? क्या वो लॉ नेचुरल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस को फॉलो करती है? ठीक है, क्या वो लॉ ह्यूमन राइट्स को फॉलो करती है? हम लॉ को भी चेक करेंगे। ठीक है, सो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में सिर्फ यही नहीं होता कि क्या आपके पास पावर है लॉ बनाने की, इसमें एक और चीज़ होती है कि क्या ये लॉज नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल से कंप्लायंट है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, दोनों चीज़ों में फ़र्क समझ आया होगा। नाउ अब जो आर्टिकल 21 है उसमें बहुत सारे राइट्स है, जैसे कि
right to livelihood, right to privacy, right to shelter, right to health, right to free legal aid, right to speedy trial, right against solitary confinement. ऐसे अराउंड 35 राइट्स है आर्टिकल 21 के अंडर, ठीक है। सो इसमें जो कुछ कुछ जो आर्टिकल्स है वो हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, जैसे कि और क्वेश्चंस भी आते हैं, इनफैक्ट मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं सिविल सर्विसेज के में, जैसे राइट टू प्राइवेसी हो गया, ठीक है, पर्सनल लिबर्टी, राइट टू डाई, राइट टू एनवायरनमेंट। तो पर्सनल लिबर्टी, इन सब के हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस देख लेते हैं। पर्सनल लिबर्टी, A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ठीक है, एंड मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। राइट टू डाई में P.V. रथिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। राइट टू प्राइवेसी में खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें कहा गया कि लाइफ इज नॉट मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस एंड PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। राइट टू एनवायरनमेंट में RLEK वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड MC मेहता केस एंड T दामोदर केस, ठीक है। मूविंग अहेड, यस, सो आर्टिकल 21 है वो 3 बार सस्पेंड किया गया है, 1962 में, 1971 में एंड 1976 में, सस्पेंडेड थ्राइस ड्यूरिंग इमरजेंसी। हाउएवर 44th एक्ट अमेंडेड आर्टिकल 359 एंड स्टेटेड दैट आर्टिकल 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। आप खुद सोचो, राइट टू लाइफ किसी भी सिचुएशन में सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है, ये तो ह्यूमन नेचर है, वो तो चाहे नेशनल इमरजेंसी है, बट ऑफकोर्स राइट टू लाइफ तो है ना, ठीक है। राइट टू लाइफ तो कभी सस्पेंड किया जा ही नहीं सकता, ये इतना फंडामेंटल राइट है कि ये कभी सस्पेंड हो ही नहीं सकता। बट पहले ये सस्पेंड किया गया है 3 बार, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट से 359 आर्टिकल में ये चेंजेस किए गए कि जो इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी आर्टिकल 21 सस्पेंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। नाउ कमिंग टू आर्टिकल 21 विद कैपिटल A, 21A। तो जिस भी आर्टिकल के आगे कैपिटल A लगाओ, इसका मतलब वो चीज़ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, वो अमेंडमेंट से ऐड ऑन की गई है, ठीक है। सो 21A कब आया? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से ये ऐड किया गया। इसमें क्या प्रोविजन है, ये पढ़ने से पहले हम थोड़े हिस्ट्री जान लेते हैं, ठीक है। 3 चीज़ें थी। आर्टिकल 45 जो है, आर्टिकल 45 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर एक आर्टिकल है, पार्ट 4 में, जो फंडामेंटल राइट से अगला पार्ट है, ठीक है। ये आर्टिकल क्या कहता है? इट कंटेन्ड अ प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। इसमें क्या प्रोविजन था कि 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। ये गवर्नमेंट के लिए एक रिकमेंडेशन है, ठीक है। अब अभी हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज क्या है। ये रिकमेंडेशंस है, ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, ठीक है। उस टाइम पे इसलिए लिखी गई थी क्योंकि उस टाइम पे इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हम ऐसे जो प्रोविजंस है इम्प्लीमेंट कर सके, या उस टाइम की जो जनता थी वो रेडी नहीं थी ऐसे चेंजेस के लिए। तो वो रिकमेंडेशंस की फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन में लिख लिए गए कि आगे जो गवर्नमेंट है वो इनको ध्यान में रखते हुए लॉ बनाए, ठीक है। सो ये एक रिकमेंडेशन थी, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट नहीं था, ये मात्र एक रिकमेंडेशन थी गवर्नमेंट के लिए कि आप 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करें। 2002 में क्या होता है? 3 चीज़ें होती है। एक तो आर्टिकल 21A ऐड होता है, एक आर्टिकल 45 ऐड होता है और एक आर्टिकल 51A ऐड होता है। आर्टिकल 21 ये क्या है? फंडामेंटल राइट। ये क्या है? DPSP। और ये क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी। आर्टिकल 21A में 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करना उनका फंडामेंटल राइट बना दिया गया कि अब 6 से 14 साल के बच्चे फ्री में और कंपल्सरी एजुकेशन अब ले सकते हैं। तो ये क्या बन गया? फंडामेंटल राइट बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ 14 साल तक के बच्चों को दिए जा रहा था पहले आर्टिकल 45 में, यहाँ सिर्फ अब 6 तक के बच्चों का कर दिया, क्योंकि 6 से 14 तक को दे दिया ना, अब 6 साल तक के बच्चों को दिया जाएगा। इन फ्यूचर कभी हम रेडी होंगे देने के लिए, तो उनको भी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 6 ईयर्स ऑफ एज। और चूंकि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलती है, तो ये ज़रूरी है कि उनके पेरेंट्स इंश्योर करें, ठीक है, कि अगर आप गरीब परिवार से भी है, ठीक है, आप उसको प्राइवेट स्कूल में नहीं भी पढ़ा सकते, तो एटलीस्ट आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजें, ठीक है। सो ये फंडामेंटल ड्यूटी। तो 51A में बेसिकली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ही है, ठीक है। तो इसमें क्या है? गार्डियन इज टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। क्योंकि ये फंडामेंटल राइट दे दिया गया है, तो ये हर पेरेंट की ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाए, ठीक है। सो ये आर्टिकल 21A था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ कमिंग टू आर्टिकल 22, ये क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। इन केस आपको अरेस्ट कर लिया जाता है तो उस केस में आपके पास क्या क्या राइट्स है वो इस आर्टिकल में लिखे हुए हैं।
आर्टिकल 22। नाउ डिटेंशन दो तरीके का हो सकता है, एक तो होता है प्यूनिटिव और एक होता है प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव वर्ड किस वर्ड से बना है? पनिश वर्ड से, कि मतलब आप क्राइम कर चुके हैं, अब आपको उसकी सजा मिलनी है। तो उस केस में आपके पास क्या राइट्स होते हैं? पहला तो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, आपको किस क्राइम के लिए अरेस्ट किया जा रहा है, आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, कंसल्ट एंड डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर, आप अगर कोई लॉयर हायर करना चाहते हैं तो वो आपको अलाउड होना चाहिए। और तीसरी चीज़ वो क्या है कि 24 घंटे के अंदर आपको डीएम के सामने पेश किया जाएगा, ठीक है, इंक्लूडिंग द जर्नी टाइम। ये 24 घंटे में जर्नी टाइम भी इंक्लूडेड है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको डीएम के सामने पेश किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने। और अगर वो फर्दर डिटेंशन रेकमेंड नहीं करते तो ऑफकोर्स आपको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है कि आपने कोई क्राइम किया नहीं है बट शक है आपके ऊपर कि आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि आपको आपका अरेस्ट क्यों किया गया है ये बताना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बताया जाए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको अपॉर्चुनिटी तो दी जाएगी खुद को डिफेंड करने की। तीसरी चीज़ क्या है कि 3 मंथ से ज़्यादा डिटेंशन नहीं हो सकता, ठीक है। 3 मंथ से ज़्यादा डिटेंशन नहीं हो सकता अनलेस टोल्ड बाय एन एडवाइजरी बोर्ड, अनलेस कि कोई एडवाइजरी बोर्ड फर्दर डिटेंशन रेकमेंड नहीं करता है तो, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो सेफगार्ड्स है, ये बेसिकली दीज सेफगार्ड्स आर नॉट अवेलेबल टू एनी एनिमी एलियन और अ पर्सन अरेस्टेड और डिटेन अंडर अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। सो ये जो सेफगार्ड्स है ये एनिमी एलियन को और कोई ऐसा पर्सन जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर अरेस्ट हुआ है उनको ये नहीं मिलता, ठीक है। दूसरा क्या है, इट डज नॉट कवर अरेस्ट अंडर द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, सिविल अरेस्ट, अरेस्ट ऑन फेलियर टू पे द इनकम टैक्स एंड डिपोर्टेशन ऑफ एन एलियन, ठीक है। सो ये राइट हो गए आपके। तो हम राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम हम कर चुके हैं। अब हमारे पास आएंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। और दूसरी चीज़ हम ये और कर लेते हैं डिटेंशन वाले केसेस की, कि जो डिटेंशन की लॉज होती है वो कौन बनाता है। तो ये लेजिस्लेटिव पावर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास है, बस पार्लियामेंट की एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है किन मुद्दों में, अगर डिफेंस से रिलेटेड कोई मसला है, फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड कोई मसला है और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड कोई मसला है तो उस केस में पार्लियामेंट ही लॉ बनाएगा। एंड स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट बाकी के मैटर्स में ये दोनों की पावर्स कॉन्करेंट होती है, मतलब कोई भी लॉ बना सकता है, ठीक है। बट इन ऑफकोर्स इन केस ऑफ क्लैश पार्लियामेंट का जो लॉ है वो प्रिवेल करेगी। नाउ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। तो 2 आर्टिकल आएंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। इनमें से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। आपसे सिर्फ पूछ लिया जाएगा कि आर्टिकल 23 में क्या है, तो आपको सिर्फ स्टेटमेंट याद रखनी है। सेम फॉर आर्टिकल 24 ऑल्सो। आर्टिकल 23 क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। एंड आर्टिकल 24 क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन 0 to 14 हैजार्डस एक्टिविटीज, ठीक है। कि 14 साल तक के बच्चों को आप के एम्प्लॉयमेंट हैजार्डस एक्टिविटीज़ में नहीं हो सकता है, कि कोई ऐसी फैक्ट्री है ऐसी जो हैजार्डस एक्टिविटीज़ है उसमें 14 साल तक के बच्चों को वो एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता। हालांकि 2006 में गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि 14 साल तक के बच्चों को इनफैक्ट एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट या ढाबास पे रेस्टोरेंट पे वहाँ पे भी एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता, ठीक है। सो इन दोनों में आपको सिर्फ स्टेटमेंट याद रखनी है, कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा बनते नहीं है इससे, ठीक है। नाउ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।